जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने करे थे अव्यय और आज हम शुरू कर रहे हैं पद परिचय। तो दोस्तों ये जो पद परिचय है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो को जो भी देखे वो ध्यान से और अच्छे से देखे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक पद परिचय। तो दोस्तों पद परिचय को जानने से पहले एक बार हम एक नजर पद को देख लेते हैं कि पद क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब भी पद करवाए हैं या पद के जितने भी टॉपिक करवाए हैं उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पद क्या होता है। एक बार इसको हल्का सा और देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम कोई भी एक शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम। अब मैं पूछूंगी ये जो राम है वो क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो राम है ये शब्द है, क्योंकि ये सार्थक ध्वनियों या वर्णों का समूह है तो इसलिए ये शब्द है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि राम लिखता है, अब मैंने पूछा ये जो राम है ये क्या है, तो आप बोलेंगे शब्द। तब ये शब्द नहीं कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा पद। क्यों? क्योंकि जब ये स्वतंत्र था तब ये शब्द था, पर जैसे ही ये व्याकरण पर जैसे ही ये वाक्य में आ गया, इसका प्रयोग वाक्य में हो गया, तो ये शब्द ना रहकर क्या कहलाया, ये कहलाया पद। तो अब ये शब्द से बन गया है तो अब ये कहलाएगा पद। अब ये शब्द ना रह के ये कहलाएगा हमारा पद। और वाक्य में प्रयोग होने वाले हर शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसको हम कहते हैं पद। तो यहाँ पर राम लिखता है, ये जो तीनों शब्द हैं ये शब्द ना कहला के क्या कहलाएंगे, पद। उसी को हम बोलते हैं पद। अब देखिए ये जो पद परिचय है हमारा आज का जो टॉपिक है ये क्या है। अब देखिए जिस तरह से हम अपना परिचय किसी को देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं तो हम अपना परिचय देते हैं। इसी तरह से जब हम पद परिचय करते हैं तो हम वाक्य में जो भी पद हमसे पूछा जाता है उसका हम परिचय देते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, उसका क्या प्रभाव है वाक्य में, या उसका जो पद है उसमें कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उसको ही हम पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय कहने का अर्थ ये है कि व्याकरण की दृष्टि से जब हम किसी वाक्य में आने वाले किसी पद का परिचय लेते हैं कि वो कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है, तो हम ये चीजें देखते हैं कि उसका कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, ये सारी चीजें देखते हैं और उसको बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं पद परिचय। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो पद परिचय हम करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं और कितने रूप में करते हैं। तो दोस्तों जो हम पद परिचय करते हैं वो हम 8 रूप में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा है। पहला हम देखते हैं संज्ञा, फिर हम करते हैं सर्वनाम, फिर हम करते हैं विशेषण, क्रिया और अव्यय। अभी तो मैंने आपको बोला कि इसको हम देखते हैं कितने रूप में, 8 रूप में, और मैंने यहाँ पर लिखे 5 है। तो दोस्तों ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ये जो 4 हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं, जबकि बाकी के जो 4 हैं वो अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। इसलिए मैंने इन 4 को एक साथ और इन 4 को इस तरह से लिखा है। तो अब देखिए आप अव्यय जो मैंने आपको बताया 8 है, तो ये 4 तो हमारा ये हो गए, और 4 क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक का भी हम पद परिचय देते हैं। कुल हमारे हम 8 तरह से करते हैं। तो आइए दोस्तों पहला हम पद परिचय देखते हैं कि जो संज्ञा में हम पद परिचय करते हैं, सर्वनाम में हम करते हैं, तो किस तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, अनामिका पत्र लिखती है। अब यहाँ पर उन्होंने अनामिका के नीचे रेखांकित कर रखा है। अब वो आपसे परीक्षा में पूछेंगे ये जो अनामिका है इसका पद परिचय दीजिए, मतलब बताइए कि अनामिका वाक्य में किस तरह से प्रयोग हो रहा है, इसका परिचय दीजिए इस पद का। अब आपको पता है सबसे पहले आपको उस क्रिया, सर्वनाम, विशेषण बताने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस पद को रेखांकित किया गया है वो क्या है। तो आपने देखा जो अनामिका पत्र लिखती है, ये जो अनामिका है क्या है, ये नाम है। नाम है तो क्या हुई, ये संज्ञा हुई। यानी हमें अनामिका की हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, जो अनामिका है वो संज्ञा है। अब ये चीज आपको पता चलने के बाद कि जो अनामिका है वो संज्ञा है, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं। अब आपने जब इसको देखा ये संज्ञा है, तब आपको क्या क्या बताना है अनामिका के बारे में, या उसका जो ये अनामिका पद है इसका परिचय किस प्रकार से देना है। तो देखिए
जब भी आपसे ये वाक्य में संज्ञा पूछे तो हमें क्या बताना होता है? सबसे पहले हमें बताना होता है संज्ञा का भेद, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक, फिर क्रिया के साथ जो पद का संबंध होता है उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करा, क्या पहचान करी कि जो ये अनामिका है वो क्या है? संज्ञा है। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से, हम इसको पद परिचय देंगे। अनामिका क्या हमने देखा? हमने देखा जो ये अनामिका है ये नाम है, तो नाम है तो क्या हुई? हमारी संज्ञा हुई। उसके बाद अब हमने क्या देखा है नियम में कि वो बोलता है कि अगर संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो आपको क्या क्या बताना है। अब देखिए, सबसे पहले आप संज्ञा का भेद बताइए। तो अनामिका बहुत सारी तो है नहीं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष रूप से एक व्यक्ति का नाम है, या किसी एक के बारे में बताया जा रहा है, तो वह हमारा कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले हम बताएंगे क्या है संज्ञा। संज्ञा का भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने संज्ञा का भेद बता दिया। लिंग बताइए कौन सा है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के बाद देखिए वो अगला कौन सा पूछता है? वचन। कौन सा वचन है? एक वचन या बहुवचन? तो हम जानते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो वचन है वो एक वचन है। उसके बाद वो पूछता है कारक। कौन सा कारक? अनामिका पत्र लिखती है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है? अनामिका। तो कार्य करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो यहाँ पर जो कारक है वो क्या है? हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद क्रिया के साथ पद का क्या संबंध है? ये जो अनामिका है, जो क्रिया क्या कर रही है? लिखती है। तो लिखती के साथ जो अनामिका का क्या संबंध है? सबसे पहले हम लिखेंगे लिखती है, ये क्या है? क्रिया है। तो कहता है हमें क्रिया के साथ पद का क्या संबंध है, तो बताइए। तो लिखती है क्रिया का कर्ता है। अनामिका लिखती है क्रिया का कर्ता है। तो ये हुआ संज्ञा का पद परिचय। पहले आप बताएंगे संज्ञा, फिर उसका भेद, फिर उसका लिंग, फिर वचन, फिर कारक, फिर संज्ञा के साथ उसका क्रिया के साथ उस पद का संबंध। एक चीज और दोस्तों, ये जो पद परिचय होता है ये वही लोग बता सकते हैं या वही लोग दे सकते हैं जिनको या जिन्होंने पहले संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को और अव्यय को अच्छे से पढ़ा हो। अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी तो आप ये पद परिचय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सी क्रिया है। आप वचन, कारक, लिंग तो तब बता पाएंगे ना जब आपको वो पता होंगे कि वो होते क्या है। तो इसलिए ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको ये करना है कि पहले वो एक बार जाके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय की वीडियो देख ले, उसको समझ ले, उसके बाद ही वो पद परिचय करे, तभी वो कर पाएगा। यही कारण है कि मैंने ये सारी चीजें करवाने के बाद ही आपको पद परिचय करवाया है, ताकि आपको पहले वो चीजें आ जाएं, उसके बाद ही आप ये पद परिचय कर पाए। तो ये था दोस्तों हमारा संज्ञा का पद परिचय। अगला हम देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए अगला उदाहरण, सूरज ने उसे बहुत मारा। अब देखिए वो आपसे प्रश्न करेगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो ये जो रेखांकित पद है हमें क्या दे रखा है? उसे। अब हम जानते हैं इसे, उसे, ये है, वे है, मैं, हम, आप, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? सर्वनाम। हमें दे रखा है सूरज ने उसे बहुत मारा। वहाँ पर वो आपको उठा के कोई सा भी एक वाक्य दे देगा और किसी भी शब्द को रेखांकित, किसी भी पद को रेखांकित कर देगा और आपसे बोलेगा कि इस पद का पद परिचय दीजिए। तो आपको इस तरह से देना होगा। अब उसने आपको दे दिया उसे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो उसे है ये है क्या। अब हमें पता है कि संज्ञा के लिए प्रयोग होने वाला ये शब्द है यानी पद है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसे के बाद हम लिखेंगे क्या है? ये सर्वनाम है। इसका परिचय हम दे रहे हैं कि ये जो उसे है ये सर्वनाम है। उसके बाद वो कहते हैं सर्वनाम का भेद बताओ। अब ये कौन सा है? अब हमने सर्वनाम देखे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये सारे हमने सर्वनाम देखे। तो अब देखिए ये जो सर्वनाम सर्वनाम का भेद होता है, इसका उपभेद। अब हम जानते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हमने 3 भेदों में पढ़ा था, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में इस, उस, उसे, इसका, उसका, वह, ये है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है उसे, तो यानी ये सर्वनाम तो है, पर सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद कौन सा उपभेद है ये, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। उसके बाद लिंग पूछता है आपसे, लिंग कौन सा है, तो हमें यहाँ पर लिंग याद हो रहा है, क्या है ये है पुल्लिंग। उसके बाद आपसे वचन पूछता है, क्या है, एक वचन है। अब पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको पहचान करिए कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके आधार पे आप उसका परिचय देते जाइए, सर्वनाम का भेद, फिर उसका उपभेद, फिर उसका लिंग, फिर उसका वचन, फिर उसका कारक। तो इस तरह से वो आपके लिए आसान हो जाएगा, पर आसान तब होगा जब आपने इनको पहले पढ़ रखा होगा। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं अन्य पुरुष है, उसके बाद पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन है। तो आप दोस्तों इसको एक बार जरूर पहले देख लीजिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता करेंगे तब जब आपको ये पता होगा कि सर्वनाम है उसका कौन सा भेद है, उस भेद का कौन सा उपभेद है, उसके बाद ही दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक वचन कर लिया, फिर अब देखिए कारक कौन सा है, यहाँ पर बहुत मारा, क्या हो रही है, क्रिया। अब क्रिया का जो मारने का क्रम है वो किस पे पड़ रहा है, उस पे पड़ रहा है, तो ये उसे क्या हो गया, कर्म कारक। तो हमारा जो कारक है वो कौन सा दे रखा है, कर्म कारक। क्रिया के साथ संबंध क्या है, क्रिया के साथ संबंध, तो जो हमें पद दे रखा है उसका क्या संबंध है क्रिया के साथ, मारा का कर्म, इसके साथ ये संबंध है कि जो मारा क्रिया है उससे क्या है, उसका कर्म है। इस प्रकार से हमने सर्वनाम का देखा और संज्ञा का पद परिचय देखा। अब हम देख लेते हैं विशेषण का। तो विशेषण का देखिए, पहले विशेषण, फिर भेद, फिर उपभेद, फिर लिंग, फिर वचन और कारक और विशेष्य हमें बताना है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि हमें विशेषण दे रखा है वाक्य में। तो देखिए, रोशनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पर 10वीं को उन्होंने रेखांकित कर रखा है, तो हम जानते हैं ये जो 10वीं है कक्षा के बारे में बता रहा है। जो कक्षा है वो संज्ञा है, उसके बारे में बताने वाला शब्द 10वीं है, यानी ये क्या है, ये विशेषण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10वीं, उसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे विशेषण। हमने देख लिया, पहचान कर ली कि ये विशेषण है। विशेषण के बाद हम दोस्तों देखेंगे क्या, कि उसका कौन सा भेद है। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है हमें, 10वीं कक्षा। हमने विशेषण पढ़े थे, हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण पढ़े थे। तो ये कौन सी आ गई, संख्यावाचक विशेषण। ये आ गए हमारे संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद लिंग बताना है। आप संख्यावाचक विशेषण में उपभेद बताइए। दो तरह से देखा था, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हमसे ये बोलते हैं वो रोशनी बहुत कक्षा में पढ़ती है, तो अनिश्चितता, पर यहाँ पर उन्होंने एक निश्चित संख्या दे दी है, तो कौन सा इसका उपभेद हुआ, ये इसका उपभेद हुआ ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये इसका उपभेद हुआ। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है, वचन एक वचन। कारक कौन सा है, रोशनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो दे रखा है कारक का चिन्ह में दे रखा है। हम जानते हैं में और पर कौन से कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो यह है कारक, अधिकरण कारक। उसके बाद दोस्तों यहाँ इन्होंने दे रखा है विशेष्य। अब देखिए आप यहाँ पर विशेष्य और विशेषण दोनों बता सकते हैं, कौन सा विशेष्य है या विशेषण है। अब देखिए जो हमारा पद हमें 10वीं रेखांकित करके दिया है, इसका हमें विशेष्य या विशेषण बताना है। तो ये जो कक्षा है उसकी ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य नहीं हुआ, ये क्या हुआ, विशेषण। तो हमारा ये क्या है,
ये हुआ हमारा विशेषण। तो ये हुआ हमारा विशेषण का पद परिचय। उसके बाद आते हैं हम क्रिया। क्रिया में हमें क्या क्या बताना होता है? तो क्रिया में हमें भेद, लिंग, वचन, धातु और काल बताना होता है। इसका भी हम देख लेते हैं। पर ये विशेषण का मैंने एक उदाहरण और लिखा है यहाँ पर, देखिए। प्रिंस बहुत समझदार लड़का है। अब यहाँ पर उन्होंने समझदार को रेखांकित करके बोला है समझदार पद का पद परिचय दीजिए। अब हमें पता है कि क्या लड़के की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे समझदार, उसके बाद हम उसके आगे लिखेंगे विशेषण। विशेषण के बाद कौन सा विशेषण है? समझदार, यानी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद दोस्तों ये हमने इसका भेद उपभेद करा। लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। उसके बाद कारक कौन सा है? कर्ता का। इसमें कारक असमझदार है, विशेषण गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन। उसके बाद हम इसका विशेषण देखते हैं। ये लड़के का क्या है? विशेषण है। लड़की का ये विशेषण है। तो इस तरह से ये इसका विशेषण का पद परिचय हुआ। उसके बाद हम आते हैं क्रिया। अब क्रिया में देखिए हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, साक्षी निबंध लिखती है। अब देखिए उन्होंने लिखती है, यानी लिखती है क्या? कोई कार्य कर रही है, कार्य कर रही है यानी क्रिया है। अब क्रिया है तो क्या आएगा? ये क्रिया है तो हमने जाना कि ये क्रिया है तो हमें पद परिचय किसका देना है? हमें क्रिया का देना है। अब देखिए क्रिया का पद परिचय हम कैसे देंगे? सबसे पहले हम जानेंगे उसका भेद। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लिखती है, क्योंकि यही इसी का हमें पद परिचय देना है। तो हमने देखा कि जो लिखती है एक कार्य हो रहा है, तो यानी ये क्या है? ये क्रिया है। कौन सा भेद है क्रिया का? लिखती है। अब दो तरह से हम पढ़ते हैं क्रिया को, सकर्मक और आकर्मक, और भी तरह से पढ़ाया था, पर इसमें हम दो तरह से देखते हैं, सकर्मक और आकर्मक क्रिया। तो देखिए लिखती है, अब कौन सी क्रिया है ये जानने के लिए हम क्या लगाते हैं? आपको क्या के बाद अगर कोई उत्तर प्राप्त हो रहा है, कर्म प्राप्त हो रहा है तो वो सकर्मक है, कर्म प्राप्त नहीं हो रहा तो वे आकर्मक है। अब देखिए निबंध लिखती है, तो यहाँ पर क्या लिखती है? अब ये क्या लिखती है? तो हमारा जो उत्तर में प्राप्त हो रहा है हमें निबंध। तो निबंध हमारा क्या हो गया? कर्म, यानी हमें वाक्य में कर्म दे रखा है, तो कौन सी क्रिया हुई? हमारी सकर्मक क्रिया। तो हमारा जो भेद हुआ वो कौन सा हुआ? सकर्मक क्रिया। उसके बाद लिंग कौन सा हुआ? साक्षी निबंध लिखती है, तो ये हुआ हमारा स्त्रीलिंग। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, साक्षी निबंध लिखती है, स्त्रीलिंग हो गया। वचन कौन सा है? वचन है ये एक वचन। उसके बाद धातु कौन सी? अब हम जानते हैं लिखती है, इसका जो मूल शब्द है वो क्या होता है? इसका जो मूल होता है क्रिया का वो होता है, उसको हम कहते हैं धातु। और यदि उसमें हम ना लगा दें तो हमें क्रिया प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लिख है इसमें अगर हम ना लगा दें तो क्या हो जाएगा? लिखना। तो इसलिए जो हमें यहाँ पर धातु दे रखी है, जो मूल शब्द दे रखा है वो क्या दे रखा है? लिख। तो हमारी जो धातु हुई क्या हुई? धातु या लिख, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिख धातु, लिख धातु। उसके बाद अब यहाँ पर वो काल पूछ रहा है हमसे, तो देखिए साक्षी निबंध लिखती है, क्या लिखती थी या लिखेगी? लिखती थी तो भूतकाल, लिखेगी तो भविष्यत काल। पर यहाँ पर उन्होंने बोला लिखती है, तो यानी कौन सा काल हुआ हमारा? ये हुआ हमारा वर्तमान काल। तो इस तरह से हम क्रिया करते हैं। क्रिया में पहले हमने उसकी क्रिया देखी, क्रिया जानी, फिर भेद सकर्मक क्रिया, फिर लिंग स्त्रीलिंग, फिर वचन एक वचन, धातु लिख धातु, काल वर्तमान काल। तो इस तरह से हमने क्रिया का पद परिचय दिया। अब अव्यय पे आते हैं। अव्यय देखिए चार तरह से करते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
क्रिया विशेषण में आपको भेद, उपभेद, क्रिया का निर्देश या विशेष्य बताना होता है। तो यहाँ पर चारों लिखने की दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक के 2 उदाहरण दे दिए हैं। जब आप इसको जब किताब में पढ़ेंगे तो आप सबको जब करेंगे तो ये आपको वैसे ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके 2 उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्रिया विशेषण का, हमें कुछ एक वाक्य दिया है यहाँ पर, गुंजन रोज सवेरे धीरे धीरे टहलता है। और यहाँ पर उन्होंने रोज सवेरे को रेखांकित करके पूछा है कि जो रोज सवेरे है इसका पद परिचय दीजिए। इससे पहले दोस्तों जब मैंने आपको अव्यय क्रिया विशेषण करवाए थे तब मैंने आपको धीरे धीरे का पद परिचय बता दिया था, इसी कारण मैंने यहाँ पर धीरे धीरे ना लेके रोज सवेरे लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे टहलता है, क्या कर रहा है ये, इसकी विशेषता बता रहा है टहलने की। तो हम जानते हैं जब हमारे किसी कार्य की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे रोज सवेरे, क्योंकि इसी पद का हमें परिचय देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों रोज सवेरे। अब रोज सवेरे के बाद हम बताएंगे क्या कि ये क्या है, यह है हमारा क्रिया विशेषण। उसके बाद हमें क्या बताना है, उसका उपभेद। अब देखिए क्रिया विशेषण तो है, अब क्रिया विशेषण के भी हमने 4 भेद पढ़े थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। तो अब आपको देखना है कि क्रिया विशेषण का भी कौन सा ये उपभेद है। तो हमने देखा कि उन्होंने उसने बोला रोज सवेरे, और जब मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाया था तब बताया था कि रोज सवेरे, प्रतिदिन, दिन, रात, आजकल, जब भी समय का बोध हो तो उसको हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर रोज दे रखा है यानी समय दे रखा है, तो कौन सा आ जाएगा उपभेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद वो बोलते हैं क्रिया का निर्देश या विशेष्य बताइए। तो रोज सवेरे धीरे धीरे टहलता है, तो ये रोज सवेरे किसकी विशेषता बता रहा है, टहलने की। टहलता है की विशेषता बताता है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अगला देखिए, हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम देखते हैं इस तरह के चिन्ह आते हैं तो विस्मयादि बोधक होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो हाय है वो विस्मयादि बोधक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हाय। अब इसका परिचय देना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कि एक अव्यय है। वो बोलता है कि पहला भेद बताओ, तो ये क्या है, अव्यय है। उसका इसका उपभेद क्या है, विस्मयादि बोधक है ये, विस्मयादि बोधक। उसके बाद वो बोलता है सूचक भाव क्या है, हाय। और हर्ष है, खुशी है, दुख है, क्या है, तो यहाँ पर हाय क्या है, शोक है। हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया, यानी वो शोक में डूबा हुआ है। तो हमारा जो सूचक भाव है वो क्या आएगा, हमारा सूचक भाव आएगा हमारा शोक, शोक सूचक। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे थे पद परिचय, जिसको हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा। तो पद परिचय में हमने जाना कि पद परिचय, पद क्या होता है, पद परिचय क्या होते हैं, उसको हम कितने भागों में करते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव का पद परिचय हम किस तरह से देते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पद हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है। जब हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि पूछा जाने वाला पद हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय है, उसके बाद हम इनके आधार पर बताते हैं उसका पद परिचय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और एक बार इसको आप जरूर पढ़ लीजिए किताब में, तो ही आपको क्लियर होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए नया टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया।